अब कोई नए लिखिए बालक, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और उसमें डैश देकर लिखिए। देखो, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में परिवर्तन करना है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा वायुमंडल में यौगिक के रूप में है कि स्वतंत्र रूप में है। नाइट्रोजन वायुमंडल में स्वतंत्र रूप में है, वो किसी यौगिक के रूप में। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब है कि नाइट्रोजन को स्थिर करना है तो उसको यौगिक में परिवर्तित कर दीजिए, यानी कि किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग करा दीजिए। जैसे कितना कुंवार लड़कन होता है, तो कुंवार लड़कन स्थिर नहीं होता है, सब ओकरा स्थिर करना है तो उसको किसी के साथ क्या कर दो, जहाँ वाइफ रहेगी वही रहेगा, ऐसे इन्होंने भागेगा नहीं, घूम फिर के भगभो करेगा तो ही जाएगा। तो इसी नाइट्रोजन वायुमंडल में स्वतंत्र रूप होता है, यदि स्थिर करना है तो उसको यौगिक के रूप में परिवर्तित कर दीजिए, मतलब किसी के साथ उसका ब्याह करवा दो, रासायनिक अभिक्रिया। तो लिखो, वायुमंडल में उपस्थित मुक्त नाइट्रोजन गैस को यौगिक के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दो विधियों द्वारा किया जाता है। दो विधियों द्वारा किया जाता है। पहला नंबर लिखिएगा प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि द्वारा। और दूसरा लिखिएगा कृत्रिम विधि द्वारा। कृत्रिम विधि द्वारा। और एक नंबर लिखिएगा, दोनों लिख लिए ना, तो पहला नंबर लिख के इसमें ए नंबर दीजिएगा, क्योंकि प्राकृतिक विधि में भी दो विधि होता है। जैसे देखिए, प्राकृतिक विधि मतलब कि अपने आप होगा, हम लोग उसमें कुछ नहीं करेंगे। मानव जाति छोड़ करके दूसरा कोई भी कुछ करेगा ना, तो उसको ना प्राकृतिक विधि में गिनते हैं। अब मनुष्य करता है तो उसको कृत्रिम विधि में गिनते हैं। ये मालूम है कि नहीं, कृत्रिम उसी को कहा जाता है जिसको मनुष्य बनाता है। दूसरा कोई जीव बनाता है तो कृत्रिम में नहीं आता है, प्राकृतिक में आता है। क्योंकि माना जाता है कि सबसे ज्यादा विकसित बुद्धि किसके पास है? मानव के पास है। अब सोच क्या है, कोई होगा कि नहीं इतना बुद्धिजीवी। देखिए, ए नंबर लिखिएगा सहजीवी जीवाणुओं द्वारा। ए नंबर सहजीवी जीवाणुओं द्वारा। सहजीवी जीवाणुओं द्वारा। देखिए, जैसे कुछ ऐसे लेग्यूमिनस परिवार के पौधा सुने हैं? नहीं, लेग्यूमिनस परिवार के पौधा, जैसे कि चना हो गया, सेम हो गया, मटर हो गया, मसूरी हो गया, ये सब लेग्यूमिनस परिवार के पौधा होता है। उस सबके जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नामक, वो क्या करता है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके और उसको नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रेट में आप बदल देता है, और वही नाइट्रेट का अवशोषण करते हैं पौधा, और उसमें प्रोटीन बनता है।
पौधा के अंदर प्रोटीन प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, जैसे वो कार्बनिक यौगिक है प्रोटीन, लेकिन उसमें नाइट्रोजन भी होता है। तो वही सब वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके और उसको नाइट्रेट में बदल देता है, तो यानी कि यौगिक के रूप में बदल दिया, और उसका अवशोषण पौधे करते हैं, और पौधे अवशोषित करके नाइट्रेट का अवशोषण और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसीलिए देखिएगा जितना भी दलहनी फसल होता है उस समय भरपूर मात्रा में कुछ मिलता है आपका प्रोटीन मिलता है, जैसे सोयाबीन, दाल, जितना भी दाल है। तो लिखिए पहला नंबर सहजीवी जीवाणुओं द्वारा में डर देकर लेग्यूमिनस परिवार के लेग्यूमिनस परिवार के पौधे, ब्रैकेट में लिखिएगा मटर, कोमा सेम कोमा चना, कोमा मसूर कोमा सोयाबीन सबसे तो प्रोटीन नहीं रहता है ना। ब्रैकेट बंद के बाद लिखिए वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण करके, वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण करके उसे नाइट्रेट में बदल देता है, उसे नाइट्रेट में बदल देता है, जो मिट्टी में चला जाता है, जो मिट्टी में चला जाता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। उपजाऊ बन जाती है। देखिए जैसे हम लोग खेती करते हैं ना, तो जैसे कि अलग अलग हम लोग पौधा लगाते हैं, जैसे देखिएगा हम लोग अभी कुछ आऊ की खेती करेंगे तो 3 महीने बाद ओकरे में कुछ आऊ खेती करते हैं, और फिर वही खेतवा में, लेकिन एक ही फसल में 2 बार रोक दीजिएगा ना तो दूसरा बार में वो ज़्यादा नहीं उगता है, क्योंकि प्रत्येक पौधा जो है अलग अलग प्रकार के मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। जैसे मान लीजिए आप मकई लगाएं, तो मकई कोई और पोषक तत्व अवशोषित करेगा, अब फिर आप मकई लगा दिए तो जिसका वो शोषण करता है उसका कमी हो गया है ना, इसको बनने में समय लगता है। इसीलिए हम लोग बदल बदल के हमेशा फसल रोपते हैं। अब मान लीजिए कि यदि खेत में आपका कम फसल उपज रहा है तो किसी साल कोई दलहनी फसल रोप दीजिए, मसूरी चाहे चना, तो उस सबके जड़ में होता है राइजोबियम जीवाणु, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रेट में बदल देता है, मिट्टी उपजाऊ बन जाता है। तो अगला बार कोई फसल रोपिएगा ना उसके बाद ना एकदम लहलहा के उगेगा, एकदम मतलब कि पूरा उगेगा, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ चुका है ना, ठीक ना। तो नोट लिखिए एक ठो, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को राइजोबियम, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रेट में बदल देता है, ये राइजोबियम जीवाणु लेग्यूमिनस परिवार के, ये राइजोबियम जीवाणु लेग्यूमिनस परिवार के पौधों के जड़ों में उपस्थित रहते हैं।
पौधों की जड़ों में उपस्थित रहते हैं, ठीक ना। यानी कि जितना मटर ये सब हो गया सब जड़ में सब रहता है। आप लिखिए बी नंबर एक में, और एक कृत्रिम विधि मत लिखिएगा, प्राकृतिक में लिखिएगा। विद्युत विसर्जन द्वारा, विद्युत विसर्जन द्वारा। देखिए विद्युत विसर्जन मतलब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि धरती की सतह से कितना ऊंचाई पर बादल रहता है, 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है बादल विषुवत रेखीय क्षेत्र में। जो हिमालय क्षेत्र होता है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल रहता है। तो बादल जैसे हम लोग को वायुमंडल में ही है ना, और वायुमंडल में सबसे पहले नाइट्रोजन है। तो जब बादल गरजता है तो बिजली गिरता है, बिजली गिरता है यानी कि चिंगारी उत्पन्न होता है, देखते हैं ना। आखिर वायुमंडल में ही नहीं घटना होता है, और वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, तो समांतर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन यदि बहुत तापमान मिले तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो वही बिजली चमकता है, तो उसमें तापमान उत्पन्न होता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से। तो जो वहाँ पर नाइट्रोजन गैस होगा तो ऑक्सीजन भी होगा, वहाँ पर रिएक्शन कर लेता है, नाइट्रोजन की यौगिक में रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कभी सुना है ना कि गोबर पर बिजली गिरता है तो सोना हो जाता है, तो प्रैक्टिकली तो ये संभव नहीं है। लेकिन देखो हम बता दे रहे हैं कि जैसे किस सेंस में आदमी कहा होगा ये बात। जैसे हम लोग जानते हैं कि गोबर में बहुत सारे नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होता है गोबर सब में। तो उसमें जैसे उसमें मान ली कि गोबर का बहुत विशाल टाल है और उसमें बिजली गिर गया, तो बिजली मतलब कि विभवांतर, विभवांतर मतलब एनर्जी। तब जो उस पर गिरेगा तो उसमें उपस्थित बहुत सारे तत्व हैं जो ऐसे ही रहता है, वो सब उस विभवांतर कारण तेजी से अभिक्रिया करके कुछ यौगिक बनाएगा, और नाइट्रोजन की यौगिक बनाता है सब। और सब नाइट्रोजन की यौगिक मिट्टी को क्या बनाता है। अब उस गोबर का छिड़काव हम लोग खेत में करेंगे तो उससे फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी घटेगा, एकदम फसल लहलहा के उगेगा, तब बेचेंगे तो वैसे सोना भी खरीद सकते हैं, चांदी भी खरीद सकते हैं, पैसा आएगा तब। तो इस सेंस में आदमी कहा होगा कि गोबर पर गिरता है बिजली तो सोना बन जाता है। लेकिन ऐसे तो हम लोग भी देखते आ रहे हैं, कहाँ सोना बनेगा, ऐसे भी है। हाँ ये मालूम है कि गोबर में बहुत सारे यौगिक होते हैं जो खेत के लिए उपजाऊ बनाता है मिट्टी को, तो उस कारण से हो सकता है। हाँ यदि आप चाहते हैं कि आपका खेत कभी बंजर ना हो तो खाद इस सब का प्रयोग ना करके उसी का प्रयोग कीजिए भरपूर मात्रा में, हमेशा आपका खेत उपजाऊ बना रहेगा हमेशा। तो बी नंबर में लिखित है देखकर, वर्षा के दिनों में बिजली चमकने पर, वर्षा के दिनों में बिजली चमकने पर, वर्षा के दिनों में बिजली चमकने पर वायुमंडल के नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, वायुमंडल के नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। N2 प्लस O2 बिजली चमकने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। इसका फॉर्मूला होता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड का, आई गैस होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं नो गैस। हाँ जी लिख देंगे बगल में। अब लिखिए नंबर 2 कृत्रिम विधि वाला, कृत्रिम विधियों द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण।
कृत्रिम विधियों द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। देखिए नाइट्रोजन जैसे कृत्रिम विधि द्वारा मतलब मनुष्य के द्वारा, जैसे बहुत सारा विधि है नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित करने के लिए, लेकिन इसमें सबसे फेमस विधि है हाइबर विधि, जिसके द्वारा नाइट्रोजन का विक्रिया हाइड्रोजन से करा करके अमोनिया के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये आपका आता भी एग्जाम में कि हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन का सिद्धांत लिखिए। तो ए नंबर दीजिए इसमें, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन, ना अमोनिया के कर यौगिक है नाइट्रोजन के ना, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन या संश्लेषण डाय देकर लिखिए उसमें 200 एटीएम दाब, 200 एटीएम दाब एवं 773 से 873 केल्विन ताप, एवं 773 से 873 केल्विन ताप पर शुद्ध हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन गैस शुद्ध हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन गैस को 3:1 के अनुपात में मिश्रित करके लौह चूर्ण के ऊपर से मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में प्रवाहित करके, मॉलिब्डेनम MO उसका सिंबल होता है, ऊपर से मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में प्रवाहित करके अमोनिया का संश्लेषण किया जाता है, अमोनिया का संश्लेषण किया जाता है। देखिए शुद्ध नाइट्रोजन प्लस शुद्ध हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, Fe उत्प्रेरक MO या कुछ ही काम करता है मालूम है, याद नहीं है? जो उत्प्रेरक के दस्तक बाद उसका कहते हैं वर्धक, याद है? यहाँ MO वर्धक के काम करता है या Fe उत्प्रेरक काम करता है। यही है व्यावहारिक विधि जिसके द्वारा प्रयोगशाला में अमोनिया का संश्लेषण, ये आता है आपका ऑब्जेक्टिव में आता है कि हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के संश्लेषण, जिसे अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सा व्यावहारिक विधि है, हाइबर विधि, इसके द्वारा व्यापक तौर पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। तेरी 2 नंबर में आया कि हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन का सिद्धांत लिखे, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन का सिद्धांत। तो देखिए खाली रिएक्शन याद रखिएगा, बाकी सब लिखा जाता है। कहता हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन करने के लिए शुद्ध नाइट्रोजन और शुद्ध हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन के देखिए 1 है, हाइड्रोजन के या तो नाइट्रोजन पहले बोल दिए तो 1:3 बोलना पड़ेगा, यदि पहले हाइड्रोजन बोल दिए तो 3 अनुपात,
तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन करने के लिए शुद्ध हाइड्रोजन और शुद्ध नाइट्रोजन को 3:1 में मिश्रित करके इसको 200 atm दाब और 773 से 873 केल्विन ताप पर लौह चूर्ण की उपस्थिति में मॉलिब्डेनम के ऊपर से हम लोग प्रवाहित करते हैं तो उससे अमोनिया का उत्पादन होता है। इतना लिख दीजिएगा, आदि रिएक्शन लिख दीजिएगा तो 2 नंबर या 3 नंबर रखल है एकदम कन्फर्म। लेकिन यदि आ गया कि अमोनिया के उत्पादन का वर्णन करे तो उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ता है, जो कि इसके बाद पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो चलिए अब लिखिए अब टॉपिक अगला, नाइट्रोजन चक्र। नहीं, जिसे है बहुत सारा यौगिक रूप में नाइट्रोजन के, लेकिन उतना पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। नाइट्रोजन चक्र बहुत सारा काम है। नाइट्रोजन चक्र में लिखिए, देखिए नाइट्रोजन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है तो जीवाणु के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा वो यौगिक में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यौगिक में परिवर्तित किया जाता है तो मिट्टी में चला जाता है। अब मिट्टी में जाएगा तो उसको पेड़ पौधे अवशोषित कर लेंगे। अब पेड़ पौधे जो भोजन संश्लेषित करेगा उसको हम लोग भी खाएंगे, बहुत सारे जीव जंतु भी खाएगा। तो वो यौगिक किस में चल गया? जंतु में चल गया। वो जंतु मरेगा तो सड़े गलेगा तो फिर ओकरा में से नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होगा। तो फिर कहाँ चल गया? फिर वहां से पेड़ पौधे या कुछ जीवाणु उसको ग्रहण करेंगे, यौगिक में बदलेंगे, फिर आएगा मिट्टी में, मिट्टी से पेड़ पौधे अवशोषित करेंगे या फिर वो फल उत्पादन करेंगे, उसको हम लोग खाएंगे तो हम में आएगा, फिर जीव जंतु मरेगा, फिर कहाँ जाएगा? इस तरह से चलते रहता है नाइट्रोजन का चक्र वायुमंडल में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। तो चलिए लिखिए, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को लिखिएगा। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को पेड़ पौधे एवं जीवाणुओं द्वारा ग्रहण करके यौगिक में बदलना तथा पेड़ पौधों एवं जीवाणुओं के पुनः मरने पर उनका अपघटन होने पर पुनः नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के यौगिक का वायुमंडल में जाने का चक्र लगातार चलते रहता है, जिसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। चलते रहता है जिसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। देखिए नाइट्रोजन चक्र जो है ना, उसको क्या कर लीजिए कि बुक में उसका डायग्राम दिया हुआ नाइट्रोजन चक्र का, उसको बना लीजिएगा। या आप लोग के एग्जाम में आए कि चाहे नहीं आए इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन बायोलॉजी वाला के पक्का आता है नाइट्रोजन चक्र के चित्र बनाने के लिए। नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं, इसका चित्र
आप लोग भी बना लीजिएगा, हो सकता है कि आप लोग एक किस्मत खुल जाए एग्जाम में। हाँ चल, इसके बाद लिखिए टॉपिक। अच्छा ये बताइए कि निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोग जानते हैं? किसको कहते हैं निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन? जिस तत्व का इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उससे। जैसे देखो नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p3। हम लोग जानते हैं कि इसमें ये वाला तीनों खाली इलेक्ट्रॉन भाग लेता है नहीं जी। जबकि यह बाहरी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, लेकिन बाहरी कक्षा में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो देखिए 2s में कई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बाहरी कक्षा में होते हुए भी इसमें अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है ना। ये बाहरी कक्षा में है लेकिन फिर भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग है। तो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित एक जोड़ी वैसे इलेक्ट्रॉन जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन जोड़ी। ठीक ना, तो लिखिए तो निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन जोड़ी। निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन जोड़ी लिखिए डायरेक्ट देकर किसी तत्व या परमाणु के बाहरी कक्षा में किसी तत्व या परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित एक जोड़ी वैसे इलेक्ट्रॉन जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन जोड़ी कहते हैं। उसे निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन जोड़ी कहते हैं। देखिए इसको बना लीजिएगा, जैसे नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो 3 ही हाइड्रोजन इससे जुड़ते हैं। ठीक ना बालक? अब देखो जो हाई वाला इलेक्ट्रॉन में होता है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता किसी के साथ, तो यही वाला इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? इसको लोग कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर, जैसे वो लोन पेयर होता है तो बॉन्ड पेयर होता है जो बंधन के द्वारा बंधा हुआ है। जैसे देखो ई में वाला तीनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बंधा हुआ है कि नहीं, तो ये सब होता है बॉन्ड पेयर। ई वाला इलेक्ट्रॉन में ई वाला हाई वाला क्या होता है? लोन पेयर। उसी को हम लोग कहते हैं निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन जोड़ी। बना लीजिए निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन। चूंकि एक जोड़ा रहता है इसलिए जोड़ी बोलेंगे। निर्जन युग्म, युग्म माने जोड़ा, 2 बार लिखिए निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन। लिख लिए हैं हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन। तो लिखिए हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन के पहले सिद्धांत लिखिए। देखिए सिद्धांत में क्या है, डायरेक्ट लिखिए 200 एटीएम दाब
200 ATM दाब एवं 723 से 823 केल्विन ताप 723 से 823 केल्विन ताप पर शुद्ध हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन गैस को गैस को 3:1 के अनुपात में मिलाकर MO की उपस्थिति में लौह चूर्ण के ऊपर प्रवाहित करने से अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण होता है। देखिए इसका रिएक्शन लिख लीजिएगा FeMO और 200 ATM दाब। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछता है कि अमोनिया के उत्पादन में कितना दाब की आवश्यकता होता है। तापमान नहीं पूछता है, क्योंकि देखिए इसके पहले वाले में 773 लिखा थे 800, लेकिन इसमें कितना लिखा है ना, बन जाता है आपका NH3। इसका रिएक्शन लिख लीजिए 200 ATM दाब पर और 723 से 823 केल्विन ताप पर शुद्ध नाइट्रोजन को 3:1 के अनुपात में मिश्रित करके लौह चूर्ण की उपस्थिति में जब इसको मॉलिब्डेनम के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है तो उससे अमोनिया का उत्पादन होता है। इसको व्यावहारिक तौर पर बनाया जाता है। तो व्यावहारिक तौर पर बनाया जाता है तो इतना लिखने के बाद लिखिएगा नीचे अमोनिया बनाने की क्रियाविधि। उसके बाद डायग्राम बना लीजिएगा वहीं पर, और डायग्राम बनाने के बाद उसके नीचे देखिए, जैसे समझना नहीं है डायग्राम बनाने तो लिख लीजिएगा। जैसे देखिए 2 पंप है, एक पंप से नाइट्रोजन गैस है, एक पंप से वो अंदर में प्रवेश कराते हैं। यहाँ पाइप होता है घूमने वाला, ये जाम हो जाता है, इसे घूम के आता है, लेकिन गैस जाएगा तो ये खुल जाता है। इसमें नाइट्रोजन जाएगा, दोनों ही जाके मिश्रित हो जाता है। मिश्रित होकर के आगे की ओर जाएगा तो संपीड़क होता है। संपीड़क क्या करता है कि गैस को दबाता है, यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के अणु नजदीक आ जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के अणु नजदीक आने से दोनों अभिक्रिया थोड़ी करेगा, उसको तापमान चाहिए तब जाकर नाइट्रोजन किससे अभिक्रिया करता है। तो संपीड़क में जाकर संपीड़ित हो जाता है, फिर आगे बढ़ता है पंप से, तो गैस इसमें जाता है। तो देखिए इधर से आता है तो यहाँ से प्रवेश करता है नाइट्रोजन भी, और यही में इसके ऊपर लोहा के चूर्ण छिटा हुआ रहता है। ये लोहा का ही रॉड है, इसके ऊपर लोहा का चूर्ण, इसी में मॉलिब्डेनम का भी चूर्ण छिटा हुआ रहता है। तो गर्म होता है पूरा, ये दोनों गर्म होता है, तप्त होता है, तप्त होकर लाल दोनों लोहा का रहता है पूरा, ये सब लोहा गर्म रहता है। तो एक से होकर के जब हाइड्रोजन गुजरता है ना, तो गुजरने के दौरान जैसे ऐसे जाएगा ताकि लोहा को स्पर्श करते जाएगा कि नहीं, फिर से आएगा इसे, फिर ऐसे जाएगा, तो तापमान मिलता है वही हाइड्रोजन के साथ विक्रिया करके अमोनिया बना लेता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारा हाइड्रोजन से विक्रिया कर लेता है। जो हाइड्रोजन से विक्रिया करता है वो अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कुछ हाइड्रोजन भी इसमें बच करके चले आते हैं। तो फिर यहाँ पर ठंडा किया जाता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से भारी होता है आपका अमोनिया, यहाँ ठंडा करने पर अमोनिया ठंडा होकर के शीतलक भी लिख सकते हैं। शीतलक मतलब ठंडा करेला, और शीतक मतलब ठंडा। तो अमोनिया को ठंडा किया जाता है, तो अमोनिया भारी होने का नीचे बढ़ जाता है, और जबकि हाइड्रोजन हल्का होने का इधर से चल देता है। फिर
इधर जाएगा तो पाइप से होकर के तो फिर उनसे हरा के गैस आते रहता है, जो इनमें से निकलता है नाइट्रोजन फिर एक राई ले चल जाता है इधर से, यानी कि वापस गैस को नहीं जान देता है सब, क्योंकि इधर वाला प्रेशर ज्यादा रहता है। इधर संपीड़क है ना, वो दबा करके गैस को भेजता है प्रेशर के साथ, तो जो इधर निकल भी जाएगा तो उसको फिर इधर ले चलेगा। इस तरह से जब तक हम लोग चाहेंगे अमोनिया का उत्पादन कर सकते हैं। ये ठंडा होकर के अमोनिया यहाँ पर द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर नल टाइप का लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग खोल करके नल टाइप का, हम ऐसे मत समझिए कैसे होता है, ये नल टाइप का होता है। इसको हम लोग जब खोलते हैं ना तो इसमें से अमोनिया निकलेगा, तो बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे और फिर बंद कर देंगे, तो अमोनिया इसमें, तो इस तरह से अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। तो इसको लिखिए तो नहीं छोड़ दें, नहीं लिख लो कैसे छोड़ देगा तो काम गड़बड़ जाएगा। सबसे पहले शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को, सबसे पहले शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को 1:3, सबसे पहले शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। उसके बाद मिश्रण को, उसके बाद मिश्रण को प्रबल संपीड़न पंप द्वारा, प्रबल संपीड़न पंप यानी कि हाई कंप्रेसर, प्रबल संपीड़न पंप द्वारा 150 से 200 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर, 150 से 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, किया जाता है। संपीड़ित मिश्रण को ठंडा करने के बाद, संपीड़ित मिश्रण को ठंडा करने के बाद शुष्कक में प्रवाहित करके, शुष्कक में प्रवाहित करके उसे शुष्क बना दिया जाता है, उसे शुष्क बना दिया जाता है। इसके बाद मिश्रण, इसके बाद मिश्रण परिवर्तक में प्रवेश करता है, उसके बाद मिश्रण परिवर्तक में प्रवेश करता है, उसके बाद मिश्रण परिवर्तक में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। परिवर्तक में उत्प्रेरक भरा रहता है, परिवर्तक में उत्प्रेरक भरा रहता है। तो गैसीय मिश्रण, तो गैसीय मिश्रण ऊष्मक द्वारा, तो गैसीय मिश्रण ऊष्मक द्वारा 773 से 823 केल्विन के बीच तप्त हो जाने के बाद, गैसीय मिश्रण ऊष्मक द्वारा 723 से 823, 723 से 823 केल्विन के बीच तप्त हो जाने के बाद, तप्त हो जाने के बाद उत्प्रेरक के संपर्क में आता है, उत्प्रेरक के संपर्क में आता है। तो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, तो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, अमोनिया बनाता है। अभिक्रिया के बाद प्राप्त
अभिक्रिया के बाद प्राप्त गैसीय मिश्रण ब्रैकेट में लिखिएगा N2, H2, NH3 ऊष्मा विनियोजक नलियों से होकर बाहर निकलते हैं। ऊष्मा विनियोजक नलियों से होकर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने वाली गैसों में 10 से 15% अमोनिया उपस्थित रहता है। 10 से 15% अमोनिया उपस्थित रहता है। इन्हें संघनक में प्रवाहित किया जाता है। जहां अमोनिया गैस द्रवीभूत होती है, और द्रव अमोनिया प्राप्त होता है। जहां अमोनिया गैस द्रवीभूत होती है और द्रव अमोनिया प्राप्त होता है तथा यह क्रिया लगातार चलते रहती है। जैसे देखिए इतना बार का लिखा है ना, मान लीजिए आपको याद करने का मन होगा चित्र के द्वारा, तो चित्र से बड़ा आसानी आपको पता है। जैसे 2 गो पंप है, एक के द्वारा नाइट्रोजन है, एक के द्वारा हाइड्रोजन को प्रवाहित करते हैं, तो वह दोनों जाकर के आगे चल के मिश्रित हो जाता है आगे चल के, और यही जब आगे चल के संपीड़क में जाता है तो दोनों एक जगह हो जाता है। संपीड़क जो है उसको प्रेशर लगा करके आगे भेजता है, तो ये सब ऊष्मक नली में आता है। ऊष्मक नली में यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आकर के और मॉलिब्लॉस चूर्ण की उपस्थिति में, तप्त चूर्ण की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। लेकिन कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन इसमें शेष रह जाते हैं, बिना अभिक्रिया को निकल जाते हैं। तो ये सब ऊष्मा विनियोजक नली से जब बाहर आता है तो शीतलक में प्रवेश करता है, तो अमोनिया ठंडा होकर के द्रव रूप में परिवर्तित, और जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभिक्रिया नहीं किया है शीतलक के द्वारा इसमें बाहर निकलता है। अब फिर दोबारा उसी नली में आता है और यह अभिक्रिया लगातार अमोनिया का उत्पादन होते रहता है जब तक ले चाहेंगे तब तक। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।